और आज का लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता लगेंगे टेक्निकल के, कि टेक्निकल्स को यूज़ किया कैसे कैसे जाता है और उनको समझने के बाद रियल चार्ट्स पे कैसे प्लॉट किया जाता है। एक सेकेंड बस दीजिएगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में भी आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दिया जाए। देखिए, हमारी टीम में अभी 4 लोग हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो है टीम और बड़ी होगी, और हो सकता है इसी ग्रुप में से काफ़ी मेंबर्स होंगे जो इस टीम में ऐड होंगे, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो बिल्कुल फ्री है, यहाँ से किसी से कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाते। इसलिए हम चाहेंगे कि जो फ्यूचर में लोग अपना टाइम देना चाहें इस ग्रुप के अंदर, तो वो टाइम दे सकते हैं। मेरा काम इस ग्रुप के अंदर जो है वो मैं सारी टेक्निकल फंडामेंटल सब चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, कॉल्स क्रिएट करता हूँ और फिर आप लोगों के सामने आके वो कॉल्स को हम देते हैं। और डेली बेसिस पे मेरे आप लोगों से व्हाट्सएप पे डेली डिस्कशंस होती हैं। उसके बाद हमारी टीम में शारिक ज़ुबैरी होते हैं जो हेड ऑफ़ मार्केटिंग हैं इसके। इस चैनल को प्रमोट करना, इस ग्रुप को प्रमोट करना, इसको एक हतमी शक्ल देना, हमारी जितनी भी पीछे प्लानिंग्स होती हैं उसको पब्लिक के सामने लेकर आना, ये सारे काम शारिक के हैं। इवन किसी को अकाउंट में प्रॉब्लम है, अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो वो ग्रुप में जो शारिक का नंबर है उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल है इस मामले में और आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद है हमारी टीम में रेहान मुश्ताक साहब, जो कि इस वक्त सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी एनालिस्ट हैं हमारे। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बुलिश मार्केट बहुत अच्छी होती है लेकिन बेरिश मार्केट किसी को भी नहीं अच्छी लगती, ना साइडवेज मार्केट किसी को अच्छी लगती है। बेरिश मार्केट का मतलब जब मार्केट गिरना शुरू हो जाए, और साइडवेज मार्केट का मतलब जब एक मार्केट अपने एक ही लेवल में आके स्टक हो जाए, ना ऊपर जा रही हो ना नीचे जा रही हो, एक ही लेवल्स पे मूव कर रही हो। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ पे, ऑटोमेशंस पे काम करने के लिए हमने रेहान को अपने साथ ज्वाइन करवाया और वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं इस वक्त टीम में। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक बेहतर सिस्टम जल्दी बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे, जो कि हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हमारे साथ यासिर मुश्ताक साहब हैं, जो कि हमारे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो कि फ़ंडामेंटल्स को बहुत बखूबी जानते हैं। जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं उसको पढ़ने में, उसको समझने में, उनके फंडामेंटल्स को समझने में, ताकि हमें उसमें मज़ीद बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी गाइडेंस वो हमें पीछे से दे रहे होते हैं। ये जो सारी चीज़ों को आपको एक कॉल नज़र आ रही होती है ना, इसके पीछे ये पूरी टीम का काम होता है। और उसके बाद वो कॉल आपको सामने नज़र आती है और हम वो कॉल देते हैं आपको, ताकि आप उसमें ईज़िली बाइंग और सेलिंग कर सकें। उसके बाद मेरी कोशिश होती है, देखें, हर क्लास के अंदर ना मैं कोई ना कोई एक कोड के ज़रिए आप लोगों को कुछ ना कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं। देखें, इस मार्केट के अंदर या दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर, कोई भी हो, फॉरेक्स हो, इवन क्रिप्टो हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, यहाँ पे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि आप गेंस की तरफ भागें। देखें, जब आप अपना प्रॉफिट कैपिटल इंजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों में से एक काम होंगे। प्रॉफिट होगा तो वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसमें आपको जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा, आपका कैपिटल इंक्रीज़ होगा, वहाँ तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब लॉस हो रहा होता है ना, तो वो लॉस के लेवल्स हैं। एक एक तो ये लेवल है कि लॉस आपका पहले लॉस हो रहा हो, आप उसको फ़ौरन से बुक करें और बाहर निकल जाएं, तो बहुत छोटा लॉस होगा। अगर आप इंतज़ार करेंगे इस मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली आपका लॉस हमेशा बड़ा होता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आप अपने कैपिटल को बचा नहीं सकेंगे, आपका कैपिटल हमेशा कम होगा। और फिर पहले जब आप अगली बार जब आप नेक्स्ट ट्रेड लेने जाएंगे, तो पहले आप अपने कैपिटल को ब्रेक इवन पे लेकर आएंगे, कि जो आपका कैपिटल माइनस हो गया है, पहले आप उसको ब्रेक इवन से पहले पॉजिटिव में लेकर ब्रेक इवन पे लेकर आएंगे और उसके बाद उसे पॉजिटिव में लेके जाएंगे। तो ये जो दौड़ है ना इसके अंदर, ये आपकी हमेशा चलती रहेगी अगर आपने अपने लॉसेस को सही टाइम पे बुक नहीं किया या समझा नहीं कि आपको अपने कैपिटल को बचाना कैसे है। इसके लिए पूरी एक थ्योरी है और उस थ्योरी पे इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे, और वो सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी होगी हमारी। लेकिन हम इंशाल्लाह टेक्निकल्स को जब ख़त्म कर लेंगे तो फिर उसके बाद बात करेंगे मनी मैनेजमेंट पूरी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ये सारी हम डिटेल्स में बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, आपने देखा है हमारा ग्रुप है, हम ये फ्री ग्रुप है, इस पर बाय सेल कॉल, डेली मार्केट्स अपडेट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 101 डिस्कशन, स्टॉक एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग हम आपके साथ किस विदाउट एनी सिंगल चार्ज, किसी भी कोई भी पैनी चार्ज किए बगैर हम आपको ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक ये ग्रुप है, जब तक हम लोग हैं, ये सर्विसेज आप लोगों को मिलती रहेंगी।
तो इसको ज्वाइन करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने मेंबर्स जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी ज्वाइन कराएं, ताकि जिस तरह आप लोग समझते हैं कि आपका बेनिफिट हो रहा है ऐसे और भी लोगों का बेनिफिट हो। चलें जी, अब बढ़ते हैं हम अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। ये पार्ट मैंने आपको अपनी सेकंड क्लास में भी बताया था कि PSX में जो इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है थर्ड पार्ट। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड पार्ट आते हैं। देखें, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा टेक्निकल का, वो सिर्फ 20% हम उसको वेटेज देते हैं। फंडामेंटल को भी हम 20% वेटेज देते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी जो आपका अपनी पर्सनल प्रेजेंस मार्केट में होती है और आपकी थिंकिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपका पेशेंस, आप जैसे आपने देखा होगा एक स्टॉक लेते हैं, जैसे ही गिरना शुरू हो जाता है हम डर जाते हैं, जैसे ही ऊपर जाना शुरू हो जाता है हमें ये फ़िक्र लग जाती है कि क्या ये जो अभी हमें स्क्रीन पे 2-3 हज़ार रुपये नज़र आ रहे हैं थोड़ी देर बाद आएंगे, या इसे फ़ौरन बुक कर लें। तो इसी कश्मकश में हम लगे रहते हैं, और ये चीज़ें हमारे दिमाग पे इतनी हावी हो जाती हैं कि हम ना टेक्निकल्स पे भरोसा करते हैं ना फंडामेंटल्स पे भरोसा करते हैं, और हम अपनी जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं ना उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और कंट्रोल ना करने की वजह से या तो हम बहुत बड़े लॉस उठा रहे होते हैं, या हम बहुत शॉर्ट प्रॉफिट्स उठा रहे होते हैं, हम बड़े गेंस को अचीव ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? कैसे इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे, कैसे एक आम आदमी की तरह हमें भी सोचना चाहिए, जिससे हम सुनते हैं लोग मार्केट में कहते हैं जी हमने तो आज बहुत पैसे कमाए, और हम उसी सेम डे उसी मार्केट से निकलते हैं और कहते हैं जी हमने तो नहीं कमाए आज बिल्कुल, हमें तो कोई शेयर ही नहीं मिला ख़रीदने को। बहरहाल ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारी सारी क्यूरियोसिटी इंशाल्लाह ये क्लियर होती रहेगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल को। देखिए टेक्निकल्स हैं क्या, हम टेक्निकल्स बोलते किसे हैं? टेक्निकल सिर्फ 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सबसे पहले प्राइस, उसके बाद वॉल्यूम, और थर्ड वन इज़ मार्केट डाटा। प्राइस क्या है? शेयर की वो प्राइस जो डेली बेसिस पे आप देख रहे होते हैं कि अप डाउन हो रही है। आपने कोई शेयर 10 रुपये का ख़रीदा, वो 12 रुपये पे हो गया, फिर वो थोड़ी देर बाद 8 रुपये का हो गया। ये प्राइस के इफ़ेक्ट्स हैं, जो प्राइस अब आपके चार्ट्स के ऊपर एक इफ़ेक्ट डाल रही होती है कि प्राइस कभी बढ़ जाती है कभी नीचे हो जाती है। इस प्राइस को बढ़ने में और कम करने में इसका साथ वॉल्यूम दे रहे होते हैं। वॉल्यूम को क्या है कि जो लोग आके शेयर को ख़रीदते हैं और शेयर को बेचते हैं, ये वो लोग हैं जो शेयर को ख़रीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही होती है और नीचे जा रही होती है। जब जाहिर सी बात है मार्केट में बायर बहुत आ जाएगा एक शेयर को ख़रीदने के लिए, तो उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ सारा सप्लाई और डिमांड का गेम है। और अगर बहुत ज़्यादा एक ही शेयर को लोग बेचने के लिए आ जाएंगे तो वो प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो सारा कंट्रोल हो रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। तो अब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि वॉल्यूम कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर वॉल्यूम को आप बग़ैर देखे ट्रेडिंग करेंगे या वॉल्यूम को पैरेलल पे नहीं रखेंगे, तो सोचें आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको प्राइस की मूवमेंट का अंदाज़ा ही नहीं होगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये प्राइस क्यों गिर रही है। भाई वो इसलिए गिर रही है कि बहुत सारे सेलर आ गए, और बहुत सारे सेलर आने की बहुत सारी वजहें हो सकती है ना। या तो वो सेलर हैं जिन्होंने ऑलरेडी जिनके स्टॉक प्रॉफिट में और अब वो बेच रहे हैं क्योंकि उनको मज़ीद इससे आगे प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। या वो सेलर हैं जो ये समझते हैं कि अब प्राइस तो आगे जाएगी नहीं, बस इसको यहीं बेच दो। या वो सेलर हैं जो ये समझते हैं कि अब यहाँ से प्राइस जो है ना बहुत तेज़ी से गिरेगी, इसको बेच दो। तो कुछ ना कुछ उनकी ऐसी ही सोच होगी, या किसी उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा, जिनके पास कहीं ना कहीं से कोई ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि यार ये शेयर जो है ना गिरने वाला है, अब इस शेयर में कुछ नहीं रखा, यहाँ से निकलो। तो मल्टीपल सोच के मालिक होंगे जो यहाँ पे आके इस शेयर को बेचेंगे तो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों के पास इसी तरह पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, वो ख़रीदेंगे तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है इस पूरे टेक्निकल में। और मैं आपको आज एक बात बता दूं, जिसने इस वॉल्यूम को समझ लिया, देखिए वॉल्यूम की भी 4 किस्में, वो क्या है वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पे प्लॉट करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। और अगर किसी ने वो 4 बातें, बस वो सिर्फ 4 बातें, वो 4 बातें समझ ली, तो मैं नहीं समझता इस मार्केट में नुकसान है या इस मार्केट में वो नुकसान उठा सकता है। लेकिन अगर आपने, और वॉल्यूम को अब ये बोलना तो बहुत आसान है, मैंने आपको बोल भी दिया, आपको बहुत सारी बातें शायद समझ भी आ गई होंगी, लेकिन क्या इतना आसान है समझना? और अगर इतना आसान होता तो आज लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? ये इतना आसान नहीं है। देखें आसान यहाँ पे जब तक नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते।
वो कहते हैं ना, एक चीज़ को जब आप बार 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 करेंगे तो वो चीज़ कब तक कितना आपसे दूर जाएगी, एक एक लिमिट होगी, उसके बाद वो फिर आपके पास आ ही जाएगी और वो आपकी हो जाएगी। लेकिन उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नुकसान करके भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फ़ायदा करके भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें फ़ायदे हो रहे होते हैं ना, तो हम समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, बस अब वही सही है और अब वैसा ही होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। या जब हम नुकसान कर रहे होते हैं तो हम क्या समझते हैं, बस जी अब बुरे दिन शुरू हो गए, अब नुकसान ही होगा। ऐसा भी नहीं होता, दोनों चीज़ों से बचा जा सकता है। कैसे? सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से, प्रॉपर गाइडेंस से। जब आप समझना शुरू हो जाएंगे चार्ट्स को, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ये प्राइस और वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा होता है, लोग क्यों ख़रीदारी कर रहे होते हैं, लोग क्यों बेच रहे होते हैं, लोग क्यों मार्केट में आ रहे होते हैं, ये सारा मार्केट डाटा पे मतलब ये सारा मार्केट डाटा से अटैच होता है। और मार्केट डाटा कौन सा होता है? हमेशा पास डाटा होता है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं, फ्यूचर में डाटा नहीं होता। फ्यूचर में आप डाटा खुद प्लॉट करते हो प्रेडिक्शन से, लेकिन पास्ट में जितना भी डाटा होता है ना, वो रियलिस्टिक डाटा होता है आपका, जिसको देखते हुए आप फ्यूचर के फैसले कर रहे हो। तो एग्जाम्पल लें, यूबीएल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ये आपको कैसे पता लगा? आपने उसकी पास की रिपोर्ट उठा के देखी, आपने फंडामेंटल्स उठा के देखे, आपने कंपनी की परफॉर्मेंसेस देखी। इस बात पे आपने क्या किया कि आपने यूबीएल का शेयर बाय करके रख लिया, और आपको पता है जब ये पिछले 3 साल से बढ़ रहा है, 3 साल से वन ऑफ द टॉप बैंक है, 3 साल से इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मुझे 6 महीने में भी अगले बढ़ सकता है और मुझे फ़ायदा दे सकता है। तो हमेशा पास डाटा के ऊपर ही वॉल्यूम और प्राइसेस मूव कर रहे होते हैं। फ्यूचर को पास डाटा को देखते हुए हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, और फ्यूचर के हिसाब से फिर हम चल रहे होते हैं कि ठीक है, हमें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ऐसा ऐसा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, मार्केट डाटा भी किन किन चीज़ों पे किसी पे डिपेंड करता होगा, कुछ चीज़ों के ऊपर, तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है? अच्छा, अब मार्केट डाटा के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है? अच्छा, फिर वहाँ हमें जाना पड़ता है चार्ट्स पे, पैटर्न्स पे और इंडिकेटर्स पे। अब ये तीनों, ये जब हम चार्ट्स ओपन करेंगे, आज ही ओपन करेंगे इंशाल्लाह, और ये तीनों बातें मैं आपको वहाँ पे आज ही दिखाऊंगा कि अब ये चार्ट्स, जो हमारा मेन चार्ट होता है जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिससे हम स्टॉक को बाय और सेल कर रहे होते हैं, वहाँ ही पे कुछ पैटर्न्स क्रिएट हो रहे होते हैं। अब कुछ पैटर्न जब क्रिएट होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जी ये अब जो ये पैटर्न क्रिएट हो गया है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट मूव होगी ये पॉजिटिव होगी, और हम 100% श्योर हो जाते हैं, क्योंकि वो पैटर्न कुछ ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि उन पैटर्न्स के बाद 99% हमने मार्केट को पॉजिटिव देखा है। या कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि वो जब बनते हैं चार्ट्स के ऊपर तो हम कहते हैं कि अब तो डेफिनेटली ये शेयर यहाँ से गिरेगा। जैसे आपने बहुत ही आम सी टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, डबल टॉप। अब हम कहते हैं जी डबल टॉप बन गया तो डेफिनेटली अब यहाँ से प्राइस जो है ना रिड्यूस होगी, प्राइस गिरेगी। वो डबल टॉप क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं, ये सब इंशाल्लाह हम देखेंगे टेक्निकल्स के चार्ट के ऊपर। और इन दोनों चीज़ों को कौन सपोर्ट कर रहे होते हैं? इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, जो आपको इशारा दे रहे होते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं कि क्या होने जा रहा है। एग्जाम्पल ने, मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया हुआ है। अब वॉल्यूम गिर रहा है, तो वॉल्यूम जब गिर रहा है तो मुझे क्या बता रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इस शेयर में, इसको कोई बाय नहीं करना चाहता, इसको लोग सेल कर रहे हैं, और मैं वहाँ पे बाय कर लूँ तो फिर मुझे डेफिनेटली नुकसान ही होगा। लेकिन अगर मुझे राइट टाइम पे पता लग जाए कि वॉल्यूम गिर रहा है, वॉल्यूम के जो इंडिकेटर्स हैं वो मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो मुझे ऐसे शेयर में जब तक नहीं बाइंग करनी चाहिए जब तक उसका दोबारा से वॉल्यूम अप साइड पे ना मूव करना शुरू कर दे, उसमें दोबारा से बायर आना ना शुरू हो जाए। और क्या ये काफ़ी होता है कि वॉल्यूम जैसे ही बढ़ना शुरू हो तो हम एंट्री बना लें? नहीं, ये भी काफ़ी नहीं होता। उसके लिए भी हमें दूसरी कन्फर्मेशन चाहिए होती हैं। तो वो कन्फर्मेशंस क्या होती हैं वो भी हम इंशाल्लाह आज चार्ट्स पे देखेंगे। मेरी मतलब आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं, या मैं बहुत जी सर, बखूबी आ रही है। ज़्यादा फास्ट हूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा स्लो कर लूँ, या मैं और सब मज़ीद क्लियर बहुत अच्छे करूँ? से समझ आ रही है। चलें, बेस्ट। बहुत अच्छे से सर समझ जी आ गुड, रही है। समझ आ रही है जी, जबरदस्त। चलें, बेस्ट, बिल्कुल थैंक सही। यू, थैंक यू। चलें, नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखें, इरफान भाई, हम जो आप बोल रहे हैं हम साथ साथ इसका नोट्स भी बना रहे हैं, बिल्कुल ताकि जो है वो ज़बरदस्त। बात में जरा फिर वो आसानी हो जाए। आप नोट्स बनाएं, और वैसे ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिलेगी, ये प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी आपके अपने उसके लिए, ताकि आप इसको रिव्यू करते रहें बाद में बैठ के। ठीक है।
अच्छा, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है प्राइस रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जब प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना, तो ही सारी मूवमेंट्स बन रही होती हैं। अब उस जब प्राइस रिफ्लेक्ट करती है तो उसके अंदर सारी आने वाली ख़बरें भी होती हैं, उसके अंदर फंडामेंटल्स भी उसके जुड़े हुए होते हैं, उसके अंदर हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये शेयर यहाँ चले जाएगा, वो सब चीज़ें उसी के अंदर होती हैं। चार्ट्स के ऊपर अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा कि कैंडल्स जो होती हैं, एक सिंगल कैंडल है ना, जब वो ओपन होती है और वो क्लोज़ होती है, उसी ओपन और क्लोज के अंदर वो पूरी अपनी हिस्ट्री आपको बता रही होती है उस दिन की, कि आज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, या मैं कहाँ जाने वाला हूँ। वो आपको सारा इंडिकेट कर रहा होता है। अब समझना आपको है कि आप उसको कितना बेहतर समझ सकते हैं कि क्या कोई खबर आ गई है, क्या फंडामेंटली कोई न्यूज़ आ गई है, क्या प्राइस एक्सपेक्टेशन जो थी वो वाकई ही अथेंटिक थी और उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। तो प्राइस के अंदर ही सब कुछ होता है। उसके बाद ट्रेंड क्या होता है? देखिए, ट्रेंड 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। एक होता है अप ट्रेंड, जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि माशाल्लाह मार्केट रोज़ नए हाई बना रही है और रोज़ एक मार्केट ऊपर ही जा रही है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, कि जब मार्केट बिल्कुल गिरना शुरू हो जाती है और मार्केट वहाँ से बढ़ती ही नहीं है, बस सिर्फ गिर ही रही होती है, तो हम इसको बेयरिश ट्रेंड भी कहते हैं कि बेयरिश ट्रेंड आ गया है। और अब ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं कि बुलिश ट्रेंड आ गया है। बुल से हम इसको वो देते हैं तरजीह कि ये बुलिश ट्रेंड है। अच्छा, तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है कि जहाँ पे प्राइस एक ही सर्टेन लेवल पे घूमती है, ना वहाँ से ऊपर जा रही होती है ना वहाँ से नीचे जा रही होती है, और बस एक ही तरह से घूम रही होती है। जैसे एग्जांपल लें कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई थी, 1,30,000 से लेके और 1,31,000 के लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। मार्केट के लिए वो लेवल इतना मुश्किल बन गया था कि मार्केट क्या करती थी, सुबह ओपन होती थी 1,30,000 पॉइंट्स पे, मुश्किल से जाती थी 1,30,000, 200, 300, फिर वापस नीचे आ जाती थी, फिर ऊपर चली जाती थी, बस इसी सर्टेन लेवल पे घूम रही थी। तो वहाँ हमें क्या जज कर रहे थे कि हम ये मार्केट अभी साइडवेज हो गई है, ना ये अपने अप ट्रेंड में जा पा रही है ना ये डाउन ट्रेंड में जा पा रही है। तो ऐसी मार्केट में काम करना सबसे चैलेंजेबल हो जाता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होती है तो हमें पता होता है कि ठीक है, थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो जाओ भाई, मार्केट से साइड हो जाओ, अभी मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, इसको गिरने दो। वंस ये एक बार गिर जाएगी, हम देख लेंगे इसके लेवल्स, उसके बाद हम अपनी एंट्री बनाएंगे। लेकिन साइडवेज सबसे कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि वहाँ वो किस दिन अपने लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे या किस दिन नीचे ब्रेक कर दे, आपको नहीं पता। तो आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है साइडवेज मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि अभी शुरू में हमने बात की, अली साहब ने मुझसे एक सवाल किया था कि हम एंट्री कहाँ बनाएं। ये पूरी मार्केट में खेल ये है कि शेयर को ख़रीदें कहाँ। तो शेयर को हम हमेशा उसकी सपोर्ट पे ख़रीदते हैं। सपोर्ट का मतलब जब वो बिल्कुल अपने लेवल पे नीचे गिर जाता है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि देखें, जैसे एग्जांपल लें, एक शेयर है, एक एक्स नाम का शेयर है जिसकी प्राइस 10 रुपये है, और हम उसको जब चार्ट पे जाके देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये 8 रुपये पे आता है, और हमेशा 8 रुपये पे आने के बाद ना ये वापस ऊपर चला जाता है, और आज ये खड़ा हुआ है 11 रुपये पे। तो क्या हमें इसे 11 रुपये पे ख़रीदना चाहिए? और हम ये देखते हैं कि ये जब भी 11 रुपये पे आता है ना, तो ये दोबारा 9 पे आ जाता है, या दोबारा 9:30 पे आता है, या दोबारा 10 पे आता है, लेकिन 8 पे आ नहीं पा रहा। तो हम अपना उसको सबसे पहले तो एक प्लॉट कर लेंगे, एक मार्किंग लगा देंगे कि ठीक है, इसका मतलब ये 8 जो है ना, ये इसकी बड़ी परफेक्ट सपोर्ट है, ना ये 8 को तोड़ता है और ना ये 10 को तोड़ता है। तो इसका मतलब 10 इसकी रेजिस्टेंस है, ये कभी तोड़ता भी है तो 11 पे जाता है, लेकिन फिर वापस नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये फेक आउट ऊपर की तरफ जाता है, मतलब पब्लिक आती है, वो कोई अपना माल बेचते हैं और वो वापस उसको नीचे ले आते हैं। तो इसका मतलब अब मेरे लिए जो इसकी बेस्ट एंट्री है ना, वो 9 रुपये नहीं है, वो 10.5 भी नहीं है। मैं वेट करूँगा कि ये 8 पे कब आता है, मैं इसे मार्क करके रख लेता हूँ। जब ये 8 पे आएगा तो मैं इसको 100% बाय करूँगा, क्योंकि अब मुझे ये पता लग गया है कि ये 8 पे आने के बाद एक मूव देता है अच्छी। अच्छा, आपके जहन में अब ये सवाल आएगा कि अगर ये 8 पे आया ही नहीं और ये वहीं से ऊपर निकल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर वो वहाँ से ऊपर निकलेगा तो इसका मतलब वो आप हमेशा 11 रुपये पे एंट्री नहीं लेंगे, आप 12 या 13 रुपये पे एंट्री लेंगे, कन्फर्मेशन होने के बाद कि वाकई क्या इसने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, अब ये रेजिस्टेंस से नीचे नहीं आएगा। और उसका तरीका वो आपको कौन बताएगा? वो आपको वॉल्यूम बताएगा। वॉल्यूम आपको बताएगा कि जी इस पर बाइंग इतनी आ रही है, या वॉल्यूम इतना बायर आ रहा है कि उसने अपनी रेजिस्टेंस को अब तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। वो 11 भी ब्रेक कर चुका है, 12 भी ब्रेक कर चुका है, और अब बहुत स्ट्रांग हो गया है।
तो डेफिनेटली जब आप 12 पे एंट्री लेंगे और आप कुछ चार्ट पे कुछ इंडिकेटर के मदद से आप जब उसको देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये इसकी रेजिस्टेंस क्रॉस हो चुकी है। अब मैं अगर यहाँ एंट्री बनाता हूँ तो डेफिनेटली मैं इंडिकेटर की मदद से देखते हुए मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक ये शेयर मुझे लेके जा रहा है, और मैं अपना स्टॉप लॉस जो आपने जहाँ पे एग्जिट करना होगा वो आपका 10 रुपये हो जाएगा, ताकि आपका नुकसान ख़त्म हो जाएगा, नुकसान कम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि हो सकता है वो दोबारा 8 पे आ जाए। लेकिन वो 8 पे आने से पहले अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस क्या होता है कि जहाँ पे आपका शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, आपको बताना ना पड़े मार्केट को कि भाई मुझे यहाँ सेल करो। अब स्टॉप लॉस आपने अपने जहन में लगाया हुआ है लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन पे नहीं लगाया, शेयर पे नहीं लगाया, तो होगा क्या कि अब उसने मोमेंटम तो बना दिया, उसने ब्रेकआउट भी दे दिया, आपको पता भी लग गया, वो 11 रुपये पे भी चला गया, वो 12 पे भी चला गया। लेकिन अगर इन केस वहाँ से फिर कुछ फेक आउट होता है तो कम से कम आपका नुकसान 2 रुपये का होगा, 4 रुपये का नहीं होगा। स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको ब्रेकआउट मिल जाए ज़रूर एंट्री बनाए, उसकी सेकंड कंफर्मेशन पे एंट्री बनाए, फर्स्ट कंफर्मेशन पे एंट्री कभी भी नहीं बनानी चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन पे एंट्री बनाए, बिल्कुल रिलैक्स होके बनाए, और उसका 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये का नीचे का जैसी जितना प्रॉफिट आप आगे सोचते हैं कि मुझे यहाँ से जितना आगे जाना है उसका आधा पीछे चले जाए, ताकि नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हो। हमेशा यही सोच के ट्रेड लेनी चाहिए और यही सोच के एंट्री बनानी चाहिए। अब देखें, हम बहुत सारे ग्रुप के साथ जब बाई कर लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम बस ये सोच लेते हैं कि ये कॉल ग्रुप की है, बस इसने तो ऊपर ही ऊपर जाना है। लेकिन देखें, जो देने वाला है वो भी इंसान है और वो भी इसी मार्केट में काम कर रहा है, और उसके साथ भी वही हो सकता है जो आपके साथ हो रहा है। तो इसलिए उस पर आप ट्रस्ट करें, लेकिन अपनी चीज़ों पे उससे ज़्यादा ट्रस्ट करें कि ठीक है मैं एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन मैं जिस साहब ने मुझे ये एंट्री दी है मैं उससे ये भी ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि भाई इसका स्टॉप लॉस तो बताएं कहाँ है, कि अगर ये मार्केट गिरना शुरू हो गई, आप शेयर तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर मार्केट ही गिर गई तो फिर कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। तो मैं स्टॉप लॉस पहले ही प्लॉट कर देता हूँ, ताकि अगर नुकसान हो तो मुझे बस इतना ही हो, मैं इससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता एक ट्रेड में। उसके बाद आते हैं, देखें जो मैंने ऊपर बात करी कि वॉल्यूम कंफर्म करता है मूव्स को, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखें वॉल्यूम का जिक्र बार बार आएगा, हर जगह आएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही वो चीज़ है। क्योंकि वॉल्यूम कौन है? मैं और आप। मैं बेच रहा हूँ तो मैं वॉल्यूम हूँ, आप ख़रीद रहे हैं, आप भी एक वॉल्यूम है। तो आपने जब ख़रीदा तो आपने एक वॉल्यूम का पॉइंट क्रिएट किया, जब मैंने बेचा तो वहाँ भी वॉल्यूम का एक पॉइंट क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब मैं और आप जितना जब एक शेयर को बेचेंगे और ख़रीदेंगे तो हम एक वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। तो और उसी वॉल्यूम से हमें पता लगेगा कि क्या बेचने वाले ज़्यादा हैं, क्या ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। उसके बाद जो मैंने स्टॉप लॉस ऊपर आपको मेंशन किया वो यहाँ पे है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट ही स्टॉप लॉस है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको इस मार्केट में हमेशा बड़े नुकसान उठाना पड़ेंगे। छोटे नुकसान उठाएं, वो हमारे उस्ताद हैं, वो कहते थे कि भाई उंगली कटवा लो, हाथ कटवाने से तो अच्छा है। तो ये वही स्टॉप लॉस काम करता है कि उंगली कटवा लें आप, बनिस्बत इसके कि आप वेट करें जब तक वो जो है ना वो बाजू तक पहुंचेगा और आपको फिर बाजू कटवाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर हमने फ़लाँ शेयर बाई किया था, आज हम 40,000 के लॉस में, कोई कहता है हम 30,000 के लॉस में। वो 30,000 का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपने 5,000 के लॉस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। अगर आप 5,000 के लॉस पे स्टॉप लॉस लगाते तो आपके लिए नेक्स्ट ट्रेड में 5,000 रुपये कमाना आसान थे, बनिस्बत इसके 40,000 रुपये कमाना। अब आपका हौसला इसीलिए नहीं होता कि आप सोचते हैं कि यार 40,000 का नुकसान पहले मैं बुक करूं, फिर कोई ट्रेड लूं, फिर उसमें पहले मैं 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाऊं और फिर मैं आगे जाऊं, तो ये किस तरह मुमकिन होगा। तो ये सोचते सोचते आप शेयर को रिटेन करते हैं और वो करते करते लॉसेस बढ़ते ही जाते हैं। और अगर अल्लाह ना करे उन लॉसेस के बढ़ने के दौरान मार्केट गिरना शुरू हो जाए तो सोचें फिर क्या होगा, फिर तो डिज़ास्टर है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, अपने रिस्क को मैनेज करके चलेंगे, इंशाल्लाह कभी भी ये मार्केट आपको नुकसान नहीं देगी। नुकसान देगी भी तो बहुत लिमिटेड देगी, जिसको आप कवर कर सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स पे। देखें इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस में क्या होते हैं। इंडिकेटर्स जो है ना वो एक समझ लें पूरी कैलकुलेशन पे चल रहे होते हैं। किस कैलकुलेशन पे चल रहे होते हैं? प्राइस पे और वॉल्यूम पे। सारे इंडिकेटर मूव कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो इंडिकेटर अपसाइड पे जाना शुरू कर देते हैं, आपको बताना शुरू कर देते हैं, इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं कि जी कुछ हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है।
कोई किसी रीज़न, अब वो रीज़न आपको नहीं दिखा रहा होगा लेकिन वो आपको बताना शुरू कर देगा कि प्राइस ऊपर जा रही है। अच्छा, आप उसको कहाँ से कंफर्म करेंगे? वॉल्यूम से। जब आप देखेंगे जी वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रही है, इसका मतलब सबसे गोल्डन मोमेंट होता है शेयर में एंट्री करने का। तो जब दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी तो इंडिकेटर्स डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे मूव करेंगे। जब दोनों चीज़ें नेगेटिव होंगी तो इंडिकेटर भी नेगेटिव मूव करेंगे। लेकिन इंडिकेटर आपको पहले बता देंगे कि कुछ होने वाला है या कुछ होने जा रहा है। वो आपको मिसाल लें, अगर किसी इंडिकेटर का मुंह ऊपर की तरफ है और वो ऊपर ही जा रहा है तो वो डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद नीचे की तरफ अपना मुंह घुमाना शुरू कर देगा और आपको इंडिकेट करना शुरू कर देगा कि ये शेयर अब गिरने वाला है। तो आप अगर तो आप इंडिकेटर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस इंडिकेटर को देखेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा, आप तो ये हौसले से बैठे हुए होंगे कि कोई बात नहीं, अभी नीचे गिर रही है ना, थोड़ी देर बाद फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा, वो आपको इंडिकेटर ज़रूर बता रहे होंगे। तो इंडिकेटर्स को फॉलो करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी चीज़ इस मार्केट में 100% नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम्पल लें कि कोई शेयर गिरने से पहले आपको बता रहा है, वो बार बार इंडिकेट कर रहा है, तो कम से कम आप 60% तो उस पर भरोसा करें। ना करें 100%, 60% भरोसा करने पे भी अगर आपने कुछ ना कुछ उस पर डिसीजन अपने बनाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे कि यार पता नहीं, ये इंडिकेटर तो ऐसे ही पागल है, मुझे तो न्यूज़ मिली है कि ये ऊपर ही जाएगा, तो फिर डेफिनेटली आपको नुकसान उठाने ही पड़ेंगे आगे जाके। अच्छा, इंडिकेटर कितने किस्म के होते हैं? देखें, इस मार्केट में चाहे दुनिया में जितने भी आज तक इंडिकेटर बने हैं ना, वो दो ही किस्म के हैं। एक है लीडिंग और एक है लैगिंग, या आज आने वाली दुनिया में भी जितने बनेंगे वो इन दो के अंदर ही फॉल करेंगे। लीडिंग और लैगिंग, देखें ये अपने नाम से ही जाहिर है। सबसे पहले हम समझेंगे लीडिंग इंडिकेटर को। लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो प्राइस में कोई भी मूव आने से पहले आपको पहले ही बता देते हैं, वो इशारा दे देते हैं कि कुछ होने वाला है या कुछ होने जा रहा है प्राइस में, या प्राइस ये अप साइड पे मूव करने वाली है। वो दो इंडिकेटर हैं, एक है स्टोकेस्टिक और दूसरा है आरएसआई। आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये दो में से भी जो सबसे फास्ट इंडिकेटर है, जो सबसे पहले आपको बताता है, वो है स्टोकेस्टिक। अब ये क्या करता है, ये अभी प्राइस हिली भी नहीं होगी, आपको बता देगा कि प्राइस हिलने वाली है, या प्राइस गिरेगी भी नहीं तो आपको पहले बता देगा। जैसे हम इसको कहते हैं कि बहुत बेचैन इंडिकेटर है, मतलब ये कोई भी बात अपने पेट में नहीं रखता, ये फ़ौरन उगल देगा। अभी ज़रा सी प्राइस हिलेगी और ये आपको बता देगा कि अब प्राइस का जो नेक्स्ट मूव है ना, वो अपसाइड है। ये किन को बहुत ज़्यादा काम आता है, ये किन ट्रेडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है? ये है स्कैल्पर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल, जो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में एंट्री करते हैं। 1-2 मिनट में वो मार्केट में आते हैं और 1-2 मिनट में अपना प्रॉफिट लेके बस निकल जाते हैं। ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है कि ये उनको फ़ौरन इंडिकेट कर देता है कि भाई ये फला शेयर अब ये बढ़ने वाला है। लोग क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं, और वो जब जैसे ही बताता है कि ये गिरने वाला है, लोग वहाँ सेल कर देते हैं और उसके बीच का जो है वो प्रॉफिट लेते हैं और बस निकल जाते हैं उस मार्केट से। इन लोगों को हम प्योरली स्कैल्पर कहते हैं। तो स्कैल्पर के लिए ये इंडिकेटर बेस्ट है। दूसरा आरएसआई। आरएसआई इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर इन मार्केट। मतलब मैं ये समझता हूँ इस इंडिकेटर को देखे बगैर तो काम करना ही नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी डिटेल्स क्या है, वो जब हम चार्ट पे जाएंगे और मैं आपको चार्ट पे, अच्छा ये चार्ट पे मैं आपको एक एक इंडिकेटर डिटेल में अलग अलग पढ़ाऊँगा, विद प्राइस, विद आपकी पसंद के शेयर्स उस पर हम लगाएंगे, जो जो जिसमें फंसा हुआ है हम उन्हीं शेयर्स पे लाइव प्रैक्टिस करके मैं भी आपको दिखाऊंगा कि देखें ये वहाँ पे कैसे मूव होते हैं और इनका मकसद क्या है। जैसे हम कहते हैं कि आरएसआई जब 70 पे हो जाता है तो वहाँ से प्राइस गिरना शुरू हो जाती है, आरएसआई 30 पे हो जाता है तो वहाँ से प्राइस अप साइड जाना शुरू हो जाती है। क्या ऐसा होता भी है? क्या रियलिस्टिक में वाकई ऐसा होता है? तो ये इंशाल्लाह हम अभी चार्ट्स पे देखेंगे। उसके बाद होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। ये क्या होते हैं? ये बहुत ही सुस्त होते हैं। ये क्या कहते हैं कि जब तक मार्केट में कोई भी बात मुझे कंफर्म नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे ये पता नहीं लग जाएगा कि इस शेयर ने अब वाकई ही ऊपर जाना है, जब तक मैं नहीं बताऊंगा। चाहे आरएसआई और स्टोकास्टिक आपको बताते रहें बार बार कि जी प्राइस ऊपर जाने वाली है, प्राइस ऊपर जाने वाली है, लेकिन ये नहीं बता रहे होंगे। ये जब तक नहीं बताएंगे कि जब तक इनके पास कंफर्मेशन नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये लैगिंग है, ये देर से काम करते हैं, ये सुस्त काम करते हैं मार्केट के अंदर। देखिए, जो अच्छा बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, या जो अच्छा ट्रेडर होता है, वो हमेशा लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर को दोनों को चार्ट पे प्लॉट करके काम करता है। वो सिर्फ ना लीडिंग को करता है ना सिर्फ लैगिंग को करता है। अगर वो सिर्फ लीडिंग को करेगा तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो बता दे भाई बेच दो, कंफर्मेशन ही ना है। या सिर्फ लैगिंग को करेंगे तो वो तो इतनी देर बाद कंफर्मेशन देंगे कि हो सकता है आप अपना इंट्राडे का प्रॉफिट छोड़ दें।
तो इसलिए हम दोनों इंडिकेटर की मदद से काम करते हैं एक अच्छी कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि जब लैगिंग इंडिकेटर हमें कंफर्मेशन दे देते हैं तो उसके बाद ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और हमें ट्रेंड का पता लग जाता है कि अब ट्रेंड पॉजिटिव है, शेयर यहाँ से पॉजिटिव है, अब शेयर बढ़ेगा, अब हमें इसमें एंट्री बनानी चाहिए। तो वहाँ पे हमारी एंट्री कंफर्मेशन जो है ना सॉरी वो ज़्यादा हो जाती है। तो लैगिंग इंडिकेटर में कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं? एक है सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसमें कुछ फिगर्स होती हैं जो हमने सामने इस वक्त लिखी हैं, कुछ नंबर्स हैं 10, 20, 50, 100, 200, ये लाइंस होती हैं। ये लाइंस क्या होती हैं ये मैं भी आपको प्लॉट करके वहाँ दिखाएंगे इंशाल्लाह, और मैं बताऊंगा कि किस लाइन पे जब आएगा तो उसका क्या मतलब है शेयर, और किस लाइन को जब टच करता है तो हमें क्या समझना चाहिए, और किस लाइन को टच करता है तो हमें एग्जिट करना चाहिए या एंट्री लेनी चाहिए। इसके बाद मैकडी वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इन स्टॉक मार्केट। मतलब ये इंडिकेटर अगर मैं कहता हूँ आरएसआई लगाना है तो आरएसआई के साथ अगर ये नहीं लगाया हुआ तो समझ लें आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप अपनी बाइंग के साथ ज़्यादती करेंगे। तो मैकडी की कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब मैकडी कंफर्म करता है तो उसके बाद बहुत रिलैक्स होकर हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ बोलिंजर बैंड। इनकी डिटेल्स ये क्या है, ये जब हम चार्ट पे चलेंगे तो इंडिविजुअल बात करेंगे एक एक इंडिकेटर के बारे में। और ये जितने मैंने आपको इंडिकेटर बताए ना, मेरे ख्याल से बस यही बहुत है। इंडिकेटर तो देखें 200 हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, लेकिन ना 200 आप लगा पाएंगे ना 200 को समझ पाएंगे। तो बेहतर ये है कि जो की है जिसको मेजॉरिटी यूज़ करती है, जो मेजॉरिटी मूव्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। वक्त के साथ साथ जब आप ये सीख जाएंगे तो बाकी तो आपके फिंगर टिप्स में वो आपको खुद आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे जी प्राइस एक्शन। मार्केट पूरी चलती प्राइस एक्शन पर ही है। जिसने मार्केट के अंदर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को समझ लिया, बस समझ लें वो सबसे बेस्ट ट्रेडर है इस मार्केट का। प्राइस एक्शन के लिए ना आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत होती है, ना आपको कोई और कंफर्मेशन चाहिए होती है, ना आपको कोई पैटर्न्स, आपको मतलब कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है प्राइस एक्शन समझने के लिए। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हमने बात की थी कि एक शेयर गिरता है तो वो कहाँ तक गिरता है और उठता है तो वो कहाँ तक उठता है। तो ये दोनों लेवल्स आपके सामने होने चाहिए। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? जो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं कि ये ट्रेंड अब गिर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप लाइन ड्रॉ करें तो ये गिरते हुए मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये शेयर गिर रहा था तो मैंने इसकी पहला पॉइंट लिया और मैंने इसका दूसरा पॉइंट लिया है जहाँ तक ये गिरा है। तो ये जो पूरा गिरने को मैंने जो पैटर्न बनाया है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना दी है इसके ऊपर। इसी तरह जहाँ से शेयर ऊपर जाना शुरू हुआ है तो वो पॉइंट आप पहले लेंगे और जहाँ तक वो गया है वो दूसरा पॉइंट लेंगे, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। कैसे, ये भी अभी देखेंगे लाइव हम चार्ट के ऊपर। दूसरा कैंडलस्टिक क्या होती है कि हर प्राइस जब सुबह आपने देखा है कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है, एग्जांपल लें यूबीएल के शेयर की हम बात करते हैं कि यूबीएल का शेयर ओपन हुआ 380 पे, तो जाहिर सी बात है जब वो 380 पे ओपन हुआ तो कैंडल एक बनी होगी। वो कैंडल की शक्ल क्या होती है, कहाँ बनती है, वो भी अभी हम चार्ट पे देखते हैं। अच्छा, फिर उस प्राइस ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया होगा, हो सकता है 380 के बाद वो चली गई होगी 385 पे, तो इसका मतलब 385 जो है वो उसका हाई बन गया, तो कैंडल थोड़ी ऊपर की तरफ गई होगी, उसका हाई मार्क हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा कि हो सकता है प्रेशर आया हो, सेलिंग आई हो, और अब सेलर ने उसे दोबारा सेल करना शुरू किया और वो 378 पे चली गई। मतलब वो खुली थी 380 पे, 380 पे, और वो अब 378 पे चला गया स्टॉक। तो जैसे ही वो 378 पे गया तो इसका मतलब उसका दिन का एक लो मार्क हो गया, और उसके बाद हो सकता है वो सारा दिन उसी तरह मूव करता रहे और वो 382 पे जाके 382 पे जाके क्लोज हो जाए। तो इसका मतलब हमें हर कैंडल में 4 पॉइंट्स मिलते हैं, एक ओपन, एक क्लोज, एक हमने उसका ओपन पॉइंट ले लिया, एक हमने उसका क्लोज पॉइंट ले लिया, फिर एक हमने उसका हाई पॉइंट ले लिया, और एक हमने उसका दोबारा लो पॉइंट निकाल लिया कि वो उस दिन में वो कितना हाई गया था और कितना लो गया था, और उसका ओपन क्या हुआ था और वो क्लोज कितने पे हुआ है। तो हर कैंडल इन 4 प्राइस पे ही घूमेगी। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अब हर कैंडल की एक शक्ल होती है। देखें, अब जब कैंडल बन रही होती है, वो रेड और ग्रीन जब बनती हैं तो उनकी एक शक्ल होती है ना, उन शक्लों के नाम हैं। अब एक कैंडल है उसका नाम डोजी है, एक को हम हैमर कहते हैं, एक को हम इनगल्फिंग कहते हैं। ये क्या होती हैं? अब एग्जाम्पल लें कि अगर आपको पता है कि जब चार्ट के ऊपर डोजी कैंडल बन गई है, और डोजी कैंडल का मतलब होता है अनकन्फर्मेशन कैंडल। अनकन्फर्मेशन का मतलब कि अब इसके बाद आपको पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी।
अगर ये बन जाए और आपको पता हो, आपके स्टॉक जो शेयर आपने बाई किया हुआ है आपको दिख रहा है कि सामने इस वक्त डोजी बन गई है, और उसके बाद आप उसमें एंट्री ना लें जब तक कि अगली कंफर्मेशन आपको ना मिल जाए कि डोजी के बाद अगली कैंडल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव क्लोज हुई है और उसके बाद भी पॉजिटिव बन रही है तो आप एंट्री लेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डोजी पे एंट्री ले ली और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो गई तो फिर तो डेफिनेटली मार्केट गिरती ही रहेगी, तो फिर आपको नुकसान होगा। ये उनको भी बहुत काम आता है जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अब उनको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ खड़ी हुई है, कैंडल्स कहाँ बन रही है। जिनको कैंडल्स का पता है ना, वो गिरती हुई मार्केट में भी कमाते हैं और बढ़ती हुई मार्केट में भी कमाते हैं। कैसे, ये हम चार्ट्स पे देखेंगे। अच्छा, फिर चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया था, डबल टॉप होते हैं, डबल बॉटम होते हैं, ट्राइंगल पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे बन रहे होते हैं, ये सब हम इंशाल्लाह चार्ट्स पे वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, अब देखें जी, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने चार्ट्स पे आएंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मार्केट में ट्रेडर कितने किस्म के, जो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि अब हम चार्ट्स पे जाएंगे, चार्ट्स पे काम करेंगे, तो हमें एक बार पता होना चाहिए कि एक तो टाइम फ्रेम्स कौन कौन से हैं चार्ट्स के ऊपर, हम किन टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करते हैं, और कौन लोग होते हैं जो इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और क्यों कर रहे होते हैं। देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम फ्रेम होते हैं, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक के टाइम फ्रेम मुख्तलिफ बने हुए होते हैं, जहाँ पे हम 1 मिनट से लेके 60 घंटे तक, 1 घंटे तक, 10 घंटे तक, जैसे टाइम फ्रेम्स आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मार्केट की कुछ प्रैक्टिस है जिसमें सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम्स को डिस्क्राइब किया गया हुआ है कि इन टाइम फ्रेम्स के अंदर रह के आप काम करें तो आप कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें, आप अगर 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक के टाइम फ्रेम को देखते हैं चार्ट्स पे, तो ये स्कैल्पर के लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि स्कैल्पर कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो शॉर्ट एंट्री बनाते हैं, बिल्कुल जो मार्केट में आते हैं सुबह और बस 1 से 5 मिनट के दौरान उनका प्रॉफिट का टाइम होता है, वो अपना प्रॉफिट लेते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है तो वो क्या करते हैं, बस चार्ट 1 मिनट के देखते हैं कि 1 मिनट में चार्ट गिर रहा है या वो अप साइड पे जा रहा है तो वो अपनी एंट्री बनाते हैं, अपने वो लेवल्स को निकालते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं और एंट्री बना के वहाँ से अपने प्रॉफिट को लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। अब इंट्राडे ट्रेडर के लिए कौन से टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट हैं, मेजॉरिटी वैसे जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो 15 मिनट और सिर्फ 30 मिनट को रिकमेंड करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कहते हैं 1 आवर को भी आप रिकमेंड करें, 1 आवर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं 1 आवर को भी, लेकिन मैंने बेस्ट प्रैक्टिस लिखी हुई है। लेकिन अगर आप 1 आवर को भी देखते हैं, इवन आप 1 डे को भी देखते हैं, तो कोई इशू उसमें कोई भी नहीं है। लेकिन जितनी क्लैरिटी आपको 15 मिनट और 30 मिनट में मूवमेंट से मिल रही होती है, तो वहाँ आपको समझ में आ रहा होता है कि मुझे इसको इंट्राडे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप उसकी कंफर्मेशन के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर जाके देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, फिर होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जी हमने तो आज स्टॉक ख़रीद लिया है, अब ये बेशक हमें 3 दिन में प्रॉफिट दे, 6 दिन में दे, 10 दिन में दे, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या करते हैं, बड़े चार्ट्स पे थोड़ी सी चीज़ों को देखते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, या फिर वो अगर इससे भी ज़्यादा बड़े चार्ट पे जाना होता है तो फिर वो 1 वीक के चार्ट पे जाते हैं, वो 1 डे के चार्ट पे नहीं जाते। वो उसकी वीकली मूवमेंट भी देखते हैं, क्योंकि वो वीक के लिए बाय करते हैं या 2 वीक्स के लिए बाय करते हैं या 3 वीक्स के लिए बाय करते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशंस लेते हैं। लेकिन इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर कंफर्मेशन जो है वो बहुत रियलिस्टिक होती हैं, बहुत वैलिड कंफर्मेशंस आ रही होती हैं कि आपको स्विंग ट्रेड्स में क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये टाइम फ्रेम्स आपको बता देते हैं। जब रियल प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाएगा कि कैसे बता रहे होते हैं। उसके बाद होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो कहते हैं ठीक है यार, आज तो हमने शेयर ले लिया है, लेकिन अब हम इसको बेचेंगे 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो वो क्या करते हैं, शेयर की मूवमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वो देखते हैं कि हर मंथ की क्लोजिंग शेयर की कैसी आ रही है, क्या हर मंथ में शेयर की क्लोजिंग नेगेटिव आ रही है, या हर वीक में नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, या ये शेयर सिर्फ ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दे रहा है मंथ टू मंथ। तो डेफिनेटली इसका डाटा बहुत अच्छा और लगता है कि ये अगले महीने भी अच्छी क्लोजिंग देगा। तो वो बड़े टाइम फ्रेम को कोशिश करते हैं जाके देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करें, जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ में आए। यहाँ पे जो है वो हमारी जो है ना वो स्लाइड्स ख़त्म हो जाती हैं सारी, और अब हम जितना भी हमने पढ़ा है हम 1 बाय 1 अब इंशाअल्लाह ताला इसको अपलोड करेंगे अपने अपनी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले हमें ये समझना है, एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा।
अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि कहाँ पे जाएं तो हम अपने चार्ट्स को खोल सकते हैं। तो एस सी एस ट्रेड की वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री है, आपके स्क्रीन पे नज़र आपको आ रही होगी। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे आप इस वेबसाइट को ओपन करें, scstrade.com लिख के, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस, ये देखें। यहाँ से आप खोलेंगे इसको तो सबसे पहली ही है रियल टाइम एडवांस चार्ट। मैं इसको खोलता हूँ। देखिए जी, ये है शक्ल कुछ चार्ट की, जो आप देखते हैं कि प्राइस कैसे अप जा रही होती है, डाउन जा रही होती हैं। तो अब पहले हम इस चार्ट को पढ़ने का पूरा तरीका, और पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं पूरा अच्छी तरह, इसके टूल्स देख लेते हैं कि कहाँ से क्या होता है, ताकि हमें पता लग जाए जब मैं काम करूँ तो आपको मेरी मूवमेंट्स पता लग जाए कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ को पिक किया है। ठीक है, तो हम इसको लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो KC 100 लिखा है ना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर चार्ट विजिबल नहीं हो रहा। किसी के पास भी विजिबल नहीं हो रहा? मेरे पास हो रहा है विजिबल। मुझे भी दिख रहा है। जी हमें भी दिख रहा है। फिर वो इंटरनेट का आपका कनेक्शन हो जाएगा तो आपको। अच्छा, माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है सर, ओके। देखें, अब चार्ट्स को पढ़ते कैसे हैं, चार्ट को देखते कैसे हैं। सबसे पहले हम KC 100 इंडेक्स में काम कर रहे होते हैं, मतलब KC के जो 100 बेस्ट शेयर्स हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसको हम खोलेंगे तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ हुआ होता है। यहाँ पे 3 तरह से आ रहा होता है, ऑल टाइप्स, स्टॉक्स और इंडेक्स। आप इसको ऑल टाइप पे रखें और बस इसमें सिर्फ KC 100 इंडेक्स फ़िलहाल आप सेलेक्ट करें इसमें। ठीक है। ये प्लस का जो निशान है ये इसी का ही है। आप यहाँ से जब इसको करेंगे तो यही आ जाएगा। बहरहाल इसको सिर्फ यहाँ पे आपने KC 100 इंडेक्स रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि चार्ट्स को हम किन किन उस पर देखते हैं टाइम फ्रेम्स के ऊपर ना। तो देखें ये उसके टाइम फ्रेम्स आ गए। जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे ना, तो अभी आप 1 मिनट के लिए सिर्फ गौर करें इस चार्ट को कि देखें ये कैसा दिख रहा है चार्ट आपको। 1 सेकेंड यार, आप लोग कोशिश किया करें कि जो है ना वो इसको कॉल को ज्वाइन कर लिया करें 5 से बस 10 मिनट के अंदर, वरना फिर क्या होता है कि बार बार बाकी लोगों के लिए बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होती है। तो अभी आप देखें ये चार्ट आपको कैसा नज़र आ रहा है। ये इस तरह से लाइन नज़र आ रही है। अभी जैसे ही मैं इसको करूँगा 5 मिनट पे एग्जाम्पल लें, तो देखें अब इसने चेंज कर दिया, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से ये अपनी मूवमेंट इसने बताना शुरू कर दी। मैं इसका मतलब क्या समझूँ, ये जो हर कैंडल है, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, अब मेरे ख्याल से अच्छा विजिबल होगा आपको। अच्छा, ये जो हर कैंडल है ना, ये एक कैंडल, इसको कैंडल बोलते हैं। ये ग्रीन भी कैंडल है, ये रेड भी कैंडल है, चाहे इसकी शक्ल जैसी भी हो। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कोई पूरी ग्रीन है, किसी के ऊपर ये एक पतली सी लाइन बनी हुई है। इस लाइन को हम विक कहते हैं, विक, WICK, विक। इस लाइन को हम विक कहते हैं। ठीक है, और ये कहलाती है, जो ग्रीन कलर की है ना, ये बॉडी कहलाती है। इसको हम बॉडी कहते हैं। तो ये बॉडी है और ये इसकी विक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडल्स हैं। ये ग्रीन कैंडल्स हैं, ये रेड कैंडल है। ये हर कैंडल, इसका मतलब अब मुझे 5 मिनट का डाटा दे रही हैं। ये मुझे बता रही है कि हर 5 मिनट में ये एक कैंडल बनी है। फिर उसके बाद ये कैसे पता लग रहा है कि 5 मिनट में बनी है। अब आप देखें कि जैसे ही मैं इस कैंडल के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाता हूँ, तो ज़रा सा आप नीचे देखें कि नीचे एक ब्लैक कलर का 5 सितंबर 25 से आप देखें नीचे आ रहा है और लिखा हुआ है 14:55। ठीक है, ये टाइम आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट कैंडल पे जाऊँगा तो इसने क्या दिखा दिया, 15। मैं उससे नेक्स्ट पे आऊँगा तो क्या दिखा दिया, 15.5। इसका मतलब हर 5 मिनट के बाद ये एक कैंडल बन रही है। इसी तरह मैं अगर इस कैंडल को कहूँ कि जी 30 मिनट पे चले जाओ, तो अब 30 मिनट पे देखें बिल्कुल चेंज हो गया डाटा। अब ये हर कैंडल मुझे 30 मिनट का डाटा दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम्स को सेलेक्ट करोगे कि 30 मिनट, मंथली, वीकली, डेली, आवरली। ये आवरली है, ये डेली है, ये वीकली है, ये मंथली है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई अपनी चॉइस है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, वो सब आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम इस सेक्शन के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन। देखिए बहुत सारे लोग हमारे टाइम खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। मैं इस वीडियो को, बल्कि चले मैं इस वीडियो को यहाँ सेव करता हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट उसका देता हूँ। हम 10-15 मिनट इसको और पढ़ेंगे, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो जाएँ। मैं न्यू लिंक आप लोगों को दे दूँ। ओके, अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आपको ये चीज़ कि देखें, इंडिकेटर्स के सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ही हमने वॉल्यूम लिखा, हमने इस पर क्लिक किया तो आप नीचे देखें यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ऐड हो गया। ये वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। ठीक है,
तो आप देख रहे होंगे कुछ ग्रीन बार्स हैं, कुछ रेड बार्स हैं, वॉल्यूम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बार्स आ रही हैं। ठीक है, तो जितने भी इंडिकेटर लगेंगे, हम जो जो इंडिकेटर पढ़ेंगे वो सब यहाँ से लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएँ तो इसके बाद उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा जब आप ये चार्ट्स को बना रहे होते हैं ना, तो मिसाल ने अभी मैंने चार्ट डिज़ाइन कर लिया, अब मैं चाहता हूँ मैं इसको सेव कर लूँ, तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेशक मैं अपना नाम लिख लूँ, तो मैं अपने नाम से इस चार्ट को सेव कर लूँगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस चार्ट्स को ओपन करना है तो मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूँ कि मैं एग्जांपल लें कि इस वक्त मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने एक शेयर का नाम लिख लिया मारी। ठीक है, एग्जांपल लें, मैंने यहाँ पे खोल लिया, लेकिन अब मुझे वापस अपने उसी सेव चार्ट के ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, लोड लेआउट्स में आऊँगा, मैं एक बार इसको लोड करूँगा और मैं देखूँगा जो मैंने देखें सेव किया था वो सबसे ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको मार्क भी कर लूँगा, ऐड टू फेवरेटिज़ में डाल दूँगा ताकि ये हमेशा ऊपर ही रहे। तो मैं क्या करूँगा, वापस इस पर क्लिक करूँगा फरहान अमीन पे, तो वही चार्ट खुल गया KC 100 का जो मैंने सेव किया था। तो चार्ट सेव इस तरह से होता है और खुलता है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है चार्ट सेटिंग का। ये अगर आप ना छेड़ें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब फारिग हों बिल्कुल और आपको लगे कि आज आपको इसको छेड़ना है, तो इसको 1 बाय 1 आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें मूवमेंट्स क्या हो रही हैं। जैसे मैंने बॉडी के ऊपर से चेक हटाया तो पीछे देखें बॉडी के कलर गायब हो गए। ठीक है, इसी तरह बॉर्डर्स के गायब हो जाएंगे, विक होगी तो विक ख़त्म हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है, ये आपको रखना है नहीं रखना, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड पे काम करें, वही सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपको किसी को इस चार्ट की पिक्चर खींच के भेजनी है, तो आप जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर करूँगा डाउनलोड इमेज, तो ये मेरे डाउनलोड के सेक्शन में चली जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि मैं आपको अक्सर चार्ट्स की पिक्चर्स भेज रहा होता हूँ, तो वो पिक्चर्स मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर लेता हूँ, डाउनलोड्स में जाके उसे वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ से चार्ट को पिक्चर लेना है तो आप पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद ये डार्क मूड और लाइट मूड होता है। तो अब डार्क मूड क्या है, अगर मैं इस वक्त यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अभी थोड़ी देर के बाद ये ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन, यहाँ से ये ब्लैक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये ब्लैक हो गया। आपको इस मोड में काम करना पसंद है तो आप इसमें कर सकते हैं, नहीं आपको वाइट में पसंद है तो आप इसको क्लिक करें, आप वाइट में काम कर लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखें आपके राइट साइड पे ना, यहाँ ये नंबर्स आ रहे हैं। ये नंबर्स क्या हैं, ये इंडेक्स के नंबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त देखें मार्केट जो है वो एग्जांपल लें कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ करता हूँ तो ये आपको क्या बता रही है कि मार्केट 154,511 पे इस वक्त गई है मार्केट। ठीक है, टॉप लगाया है मार्केट ने अपना। तो ये मार्केट की जितनी भी ये जितनी भी इसकी कैंडल्स की मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट आपको यहाँ पे उसके फिगर्स बता रहे हैं कि देखें इस वक्त वो 154 पे चली गई है या 154,400 पे आ गई है। अब आपने देखा होगा कि मैं डेली सुबह मैं आपको बता रहा होता हूँ कि देखें मार्केट यहाँ तक जा सकती है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आ सकती है, और मैं आपको नंबर्स दे रहा होता हूँ कि यार मार्केट के लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम कहाँ से निकाल रहे होते हैं, वो सारे नंबर्स हम यहाँ से निकाल रहे होते हैं। वो ये नंबर्स हैं जिसके ऊपर हम इन लाइंस को प्लॉट करके देख रहे होते हैं कि मार्केट और मज़ीद कितना गिर सकती है 30 मिनट के पीरियड में, 15 मिनट के पीरियड में। और वो पीरियड्स कहाँ से, हम टाइम फ्रेम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इन टाइम फ्रेम्स पे, कि यहाँ से हम देख रहे होते हैं कि भाई अगले 15 मिनट में मार्केट का क्या एक्शन होगा, क्या मार्केट, ये जो मैंने इसने टॉप लगाया है और फिर जो ये मार्केट ने अपना यहाँ पे एक बॉटम लगाया है, क्या मार्केट दोबारा इस बॉटम पे आएगी। तो यहाँ से हम सारे इंडिकेशंस को देखते हुए, सारी अपनी वर्किंग को देखते हुए आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब है जब हम बता रहे हो सकते हैं तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर। अब लेफ़्ट साइड पे ही सारा काम है और सारी सिलेक्शन होती है लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड इसकी क्या है, ये जो बार है, ये जो टूल बार है, ये लेफ़्ट साइड बार है इसकी। अब आप देखें ये लेफ़्ट साइड में क्या पता लग रहा है, यहाँ से लाइंस पता लगती हैं, ट्रेंड लाइन, अच्छा उसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, ये 3-4 लाइंस ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम थोड़ा एडवांस जाएंगे तो फिर थोड़ी सी मैं और लाइंस के बारे में बताऊंगा क्या है, लेकिन फ़िलहाल 3 लाइन को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेंड लाइन सबसे फर्स्ट वाली, उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन और उसके बाद वर्टिकल लाइन। ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 2 मैंने लगाई हुई हैं, ये कौन सी हैं इस वक्त, ये वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप ट्रेंड लाइन बोलेंगे तो देखें ये जैसे ट्रेंड लाइन है, तो मैं कहता हूँ ये मार्केट का ट्रेंड क्या है, मैंने इस विक से इस विक तक लाइन लगाई तो मुझे क्या ट्रेंड दिखाई, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, ये तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है, तो मैंने ट्रेंड लाइन लगा के देख लिया कि मार्केट का मोमेंटम तो बहुत बुलिश है और ये कहाँ तक जा सकता है। मैंने इसको प्लॉट किया तो देखा ओ ये तो अभी यहाँ भी जाके, अब हम बताते हैं ना जैसे हम इंडिकेट करते हैं आप लोगों को कि मार्केट यहाँ चली जाएगी, ये इन लेवल्स को टच कर लेगी, तो हम फिर जाके इसके यहाँ से देखते हैं कि अच्छा 154,600 तक भी जा सकती है।
तो ये ट्रेंड लाइंस को ऐसे प्लॉट करते हैं। ट्रेंड लाइंस को भी और मज़ीद बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ टूल्स का इस्तेमाल करना समझा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये फिब रिट्रेसमेंट जो है, ये रिट्रेसमेंट की जो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी, लेकिन ये भी एक समझ लें पूरे पूरे टूल एक इंडिकेटर्स का काम करते हैं। तो जब हम इंडिकेटर्स को पढ़ रहे होंगे वन बाय वन, तो फिर हम इस पे भी आएंगे और इस सेक्शंस को भी पूरा पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे चार्ट्स में देखा होगा, लोग आपको ऐसी लाइंस लगा के देखते हैं कि अब यहाँ चले जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो वो सारी लाइंस यहाँ से लगती हैं। उसके बाद आप ये जो पैटर्न्स की हम बात करते हैं कि पैटर्न्स कौन कौन से बन रहे हैं, वो पैटर्न्स यहाँ भी बने बनाए दिए हुए हैं। तो वो पैटर्न्स भी हम प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर कि देखने के लिए कि क्या ये पैटर्न्स बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ABCD पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, इनको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम वन बाय वन। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कोई चार्ट पे एरो लगा के देता है कि ये जी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एरो सारे यहाँ से लगते हैं। अगर कोई आपको ट्राइंगल्स आपको कोई बनाने, कुछ आपको प्लॉट करना है कि यहाँ से यहाँ तक बड़ी इंपॉर्टेंट प्राइस है, तो आप यहाँ से आके ये सारी चीज़ों को वन बाय वन आज इस क्लास के बाद ज़रूर कोशिश कीजिएगा एक बार इसको खोल के प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, ये कैसे काम कर रही हैं। इसमें यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इसमें कोई टूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें यूज़ करना तो यूज़ करें। ये कुछ शेप्स वगैरह हैं, ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये भी इतना रूलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है इसको चार्ट को आपके जूम इन जूम आउट करेगा। इसमें बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यही देखने वाली हैं, इसके अलावा कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करेंगे। कल इंशाल्लाह हम अपना पहला इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे, प्लॉट करेंगे। कल से हम सीखना शुरू कर देंगे कि इंडिकेटर्स कौन से हैं, कैसे लगते हैं, यहाँ पे किस टाइम फ्रेम पे कैसे काम करते हैं। और हम ये करेंगे आपके शेयर्स पे, आपके बताए हुए शेयर्स पे, जिन शेयर्स में आप बुरी तरह से स्टक हैं। हम सबको मौका देंगे, जैसे एग्जांपल लें, हम 5 रैंडम लोगों को मौका देंगे और 5 मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे कल। और आप ही की ख़रीदे हुए शेयर्स के ऊपर मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा कि आपके शेयर कितना गिर सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, उनकी अगली मूवमेंट क्या है, और ये एक इंडिकेटर क्या बताएगा, ताकि जब मंडे को मार्केट ओपन हो तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे उसी इंडिकेटर को लगा के और अपने शेयर को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि उसका आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि जितना हम पढ़ेंगे ना, वो आप लाइव मार्केट में पूरा वीक प्रैक्टिस करेंगे उसकी, और वीक के बाद जब मैं नेक्स्ट सैटरडे की क्लास लूँगा तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये बातें तो ऐसी हुई नहीं, वो तो ऐसा था ही नहीं, या ये मैं करने में मुझसे नहीं हुआ, या वाकई मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, अब मैं मूवमेंट समझना शुरू हो गया हूँ, अब मुझे पता लगना शुरू हो गया है कि ये क्या है। तो कल की क्लास स्टार्ट लेने से पहले मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ना, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये कैंडल्स क्या हैं, ये ओपन कहाँ होती हैं, क्लोज कहाँ होती हैं, ये रिएक्ट कैसे करती हैं, इनकी प्राइस को कैसे जज करते हैं, ताकि जो मेन चीज़ चार्ट पे घूम रही है वो आपको पता लग जाए, और उसके बाद हम अपने इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर देता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के सेशन पे चलते हैं।